एक जमाना था, वो माजी की बातें हैं जब रोटी पहली चीज थी। अब मेरे ख्याल के मुताबिक मैं फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराता हूं, रोटी बहुत जरूरी है लेकिन दिफा पहले जरूरी है। दिफा के बगैर आपका मुल्क जो है वो आगे नहीं जा सकता। रजी भाई आप कुछ फरमा रहे हैं, फरमाएं। देखिए, इसार राना से मैंने उधार लेना था तो मैं उधार वापस मांगने गया तो इसार राना ने मुझे दिखाया कि इसने घर के शहर के अंदर ना एक कीकर का दरख्त लगाया। तो कहने लगे कि बस आपके पैसे वापस दे दूंगा। मैंने कहा ये कैसे आप पैसे मेरे वापस दे देंगे? कहने लगे ये कीकर का दरख्त उगेगा, जब उगेगा तो इसकी टहनियां जो है वो सड़क पे जाएंगी, सड़क से गुजरती है ये अपना रुई वाली ट्रालियां। तो जब रुई वाली ट्रालियां गुजरेगी तो ये जो कीकर के कांटे होंगे उनमें रुई फंस जाया करेगी, फिर मैं वो रुई उतार दूंगा और इकट्ठी करके बेच दूंगा और फिर आपका मैं उधार दे दूंगा। ये इसार राना जो कह रहा है कि वहां तक इसके साथ पहुंचेंगे, ये बिल्कुल इस फार्मूले के तहत पहुंचेंगे। ये इसार राना की बातों में ना आइएगा। आपकी इकोनॉमी को, आपकी ट्रेड को सेपरेटली इसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। देखिए, चाइना आके आपको कहता है कि लुट लो जो कुछ लुटना है, और हम जाके ये वहां से मोबाइल उठा के ले आते हैं सस्ता, वहां से मिलता है 8,000 का, हम यहाँ पे आके 80,000 का बेचता है हमारा ट्रेडर। अपने प्रॉफिट के ऊपर, अपने प्रॉफिट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता हमारा इंपोर्टर जो है। तो वो सूरत तो ये है। दूसरी बात ये है कि रूस के एक फिलोसोफर शिकोव ने लिखा था और वो बड़ा मशहूर है, पूरी दुनिया में कोट किया जाता है कि किसी भी हुकूमत को पहली गाली जो है वो किचन से पड़ती है, बावर्ची खाने से पड़ती है। जब खातून के लिए बावर्ची खाना चलाना मुश्किल हो जाता है तो हुकूमत को पहली गाली पड़ती है, वो हुकूमत के डाउनफॉल की निशानी होती है। ऐसे दिन मुझे लगता है किचन से नहीं पै रही, गली मस्जिद से नहीं पै रही है। सर मईशत के हालात तब तक दुरुस्त तस्लीम नहीं किए जाएंगे। मैं भी इस बात का हामी हूँ। मैक्रो लेवल के ऊपर आप मेरे साथ प्रोग्राम कर लीजिए, मैं आपको पूरे प्रोग्राम में बताऊंगा कि हमने मैक्रो लेवल के ऊपर क्या हासिल किया है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली मर्तबा हमने 3.5 से 4.5 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस हासिल किया फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। हमने अपने सस्ते कर्जे उतारे हैं, लेकिन क्या सस्ते कर्जों का असर जो है वो आम आदमी तक पहुंचा? इस खित्ते के अंदर कौन सा मुल्क है जिसने ये रोजाना कीमतों में इजाफे और कमी का तमाशा लगाया हो जो हमने लगाया हुआ है? हाँ, जो रोजाना कमी बेशी करते हैं उनके यहाँ ये निजाम राइट है कई दिहाइयों से। सर उन्होंने इस क्राइसिस के दौरान ये तमाशा नहीं लगाया, और जब बढ़ना हो तो फौरन बढ़ा देते हैं, जब कम होना हो तो वो जो लेवी है वो लगा देते हैं कौम को। कौम ने लेवी ला देते थे। बट साहब तुसी भी तो गुड्डियां बढ़ाइयां ने, लेवी लाने की जरा दसो ना। रजी भाई आप ठीक कह रहे हैं। एसआर भाई के साथ मेरा ख्याल है आपका लास्ट प्रोग्राम एसआर भाई के साथ ही हुआ था और काफ़ी देर के बाद आज फिर आप एसआर साहब से ही अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, लेकिन इस सवाल से पहले मैं एक एसआर भाई से सवाल करना चाहता हूं। ये सूबों के हवाले से ज़रा एसआर भाई बताएं कि ये सूबों वाली बात मेरे ख्याल में आइनी तौर पर आइन में लिखा है, बनने चाहिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन शायद आकर थोड़ा सा जो मसला ख़राब हुआ है कि वो गवर्नमेंट क्लैप्स वाली बात अगर ना आती तो सूबों वाली बात पर आप मुतफिक हैं फिर एसआर भाई? पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता, 4 दफ़ा आइन टूट सकता है। तो आइन के अंदर ये भी लिखा था 90 दिन में इंतखाबात हुए तो आपने नहीं कराए थे। आइन में तो ये भी लिखा हुआ था कि निगरान हुकूमत 90 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी। पंजाब में आपने नकवी साहब ने 6-7 माह मेरा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं इतना किया। विफाक के अंदर आपके वज़ीर आज़म ने किया। आइन क्या है? कौन से आइन की बात करते हैं? आइन तो ये कहता है कि पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं उनकी खुराक, उनके फ्यूचर, उनकी तालीम का जिम्मेदार रियासत है। तो कौन से आइन की बात करते हैं जिस आइन में ये कहा गया है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो शरीयत मोहम्मदी के तहत चलेगा और कारोबार आप सूद में करते? आइन में लिखा है कि उर्दू कौमी ज़बान। आप आइन को छोड़कर अपनी राय दें, क्या सूबे बनने चाहिए? आप एग्री हैं, डिसएग्री हैं? आइन में तो लिखा है कि आपकी कौमी ज़बान उर्दू होगी, लेकिन आइन इंग्लिश में लिखा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हम कितने 2 नंबर लोग हैं। और आ जाए सूबों की तरफ तो क्या क़यामत आ जाएगी अगर सूबे बन जाएंगे, सिवाय इसके कि कुछ ख़ानदानों की बादशाहत ख़त्म हो जाएगी, नए लोग आ जाएंगे, नए चेहरे आ जाएंगे, उनकी बादशाहत को चैलेंज हो जाएगा। वो जो एक अरसे से पिछले 50-60 साल से पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, 2 सूबों के ऊपर बैठ के उनकी वो ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाएगी।
और क्या होगा? और लोगों को अगर डोर स्टेप के ऊपर उनको उनके मसाइल हल होने लग जाए तो क्या बुराई है इसमें कौन सी क़यामत आ जाएगी? और रही बात ये कि उसे आईनी प्रोसेस से होना चाहिए, तो डेफिनेटली आईनी प्रोसेस से ही होगा, अगर कुछ होगा, उसके बगैर नहीं होगा। तो फिर क्या लड़ाई है रजीब भाई? फिर क्या गवर्नमेंट क्लैप्स कर रही है? आपका वफाकी वजीर साहब कह रहे हैं और उसके बाद सूबों की बात पर एग्री या डिसएग्री, आपका इस पर क्या कमेंट है? देखिए, वजीर साहब ने तो अपने बयान से रजू कर लिया है ना, उन्होंने कहा पार्टी यही चलेगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि आइन के अंदर जो तरीका दिया गया है, ये बहुत अच्छी मतलब फिलोसफिकल बात की है मेरे भाई ने। एक तो उन्होंने सूबों की मुखालफत भी कर दी है, क्योंकि सूबे बनाने के लिए जो साथ में मिर्च मसाला या दौरी डंडा जो आया है, उसके मुताबिक आइन के अंदर अगर कोई रास्ता ना निकला तो रेफरेंडम भी करवाया जा सकता है। और रेफरेंडम चारों सूबों में 4 रेफरेंडम होंगे, सुन लीजिए, और उन लोगों से भी राय ली जा सकती है और रेफरेंडम की एक तारीख रही है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये जो इन्होंने कहा है कि चंद खानदानों की इजारादारी खत्म होगी, तो फिर कौन लोग से खानदान आएंगे? यही मखदूम आएंगे, यही गिलानी आएंगे, ठीक है, यही पगाड़े आएंगे, फिर राणे आएंगे। कौन आएगा भाई? राणे नहीं, राणा साहब थी, मेरी बारी में, हमारी अगली नस्ल की बारी आइंदा कहीं दूर दूर तक नहीं आनी ना, बट सब आपके साहबजादे की आनी है, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ बाहर की यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएशन की डिग्री लेके मल्टीनेशनल में जॉब करनी है। बिल्कुल रजीब साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सेगमेंट जो है उसको हमने रैप अप करना है। एक आखिरी सवाल मैं सार साहब से पूछना चाहूँगी। अच्छा देखें, ये डिफेंस मुआहिदा अचानक से होता है, तो क्या हम ये समझें कि अमेरिका और ईरान की जंग रुक रही है या बढ़ रही है? और अगर रुक रही है तो क्या पाकिस्तान जो है ईरान से डायरेक्ट पेट्रोल खरीद पाएगा कि नहीं? मेरा ख्याल है कि ये तो पाकिस्तान को अब अमेरिका से बात करनी चाहिए। हमने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया है, अमेरिका के लिए हमने सालसी की है, अब हमारे लिए इतना कर दें यार, हमारे लिए भी आसान कर दे। सारी नवाजिशें इंडिया पे करनी है जाके, हमसे सिर्फ उन्होंने काम कहने और डू मोर ही कहते रहना है। तो हमारी ज़िंदगी, हमारे अवाम की ज़िंदगी में कोई इनकलाब नहीं आ सकता। रज़ी भाई, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी लेना चाहता हूं, लेकिन उससे कबल एसार भाई ये ज़रूर बता दीजिएगा कि वो 2 मोबाइल चोरी करके डॉक्टर साहब बाहर भाग गए हैं, बानी चेयरमैन का, वो शफी जान ये फिक्रा कह रहा है, वो बात ठीक है? कोई खबर है आपके पास? ये तो उसका जवाब वो गिल साहब भी देंगे, मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो तो इश्क़ इमरान का दावा करके आए थे। उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि वो हेलीकॉप्टर से उतरते हुए तारा रम पम पम, कभी खुशी कभी गम के क्या नाम है टिकटॉक बनाएंगे। जवाब तो उन्होंने देना है कि वो तो ये कसम खा के आए थे कि हम इश्क़ इमरान में मारे जाएंगे। ये हेलीकॉप्टरों और गाड़ियों के इश्क में कब वो मुब्तला हो गए, ये तो उन्होंने जवाब देना है, या गिल साहब देंगे इस बात का। जी रज़ी भाई, एक ईरान का डेलीगेशन अभी कल ही वापस गया है। वो पाकिस्तान के अंदर अपना LNG का एक रिजर्वायर बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर ईरान पैसे भी लगाए। अगर LNG आ सकती है तो पेट्रोल भी आ सकता है, अगर LNG आ सकती है तो गैस भी आ सकती है। इस वक्त पाकिस्तान से बेशतर LNG जो आ रही है वो ईरान की आ रही है। अगर वो अनऑफिशियल तरीके से आ रही है या आप उसे स्मगल कह दें, वो भी आती है, लेकिन अगर वही LNG इंपोर्ट होना शुरू हो जाती है और रेगुलेटेड सेक्टर में आ जाती है तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट होगी, नंबर 1। नंबर 2, गैस की पाइपलाइन हमारी दोनों ममालिक की एग्रीड है, और अगर उस मुआहदे के ऊपर नजरसानी हो सके तो करने के बाद उसको भी हमें एक्टिवेट करना चाहिए। नंबर 3, ईरान का तेल कभी पाकिस्तान की रिफाइनरीज ने रिफाइन किया नहीं है, और अभी अगर वो हो जाता है, आता है, पाकिस्तान की रिफाइनरियां मज़ामत करती हैं जिस तरह उन्होंने रूस के तेल की मज़ामत की थी, तो वो हमारे लिए शायद इतना फ़ायदेमंद ना हो सके जितना हमारे लिए उनकी जो LPG है, ईरान की LPG हमारे लिए ज्यादा अहमियत की हामिल होगी। आप देखिए 250 रुपया किलो का उसका रेट है, इस वक्त मार्केट में जाके पता करें 400 रुपया है, 400 रुपये किलो पे बिक रही है। और इससे भी बाद ममालिक में, बाद जगहों के ऊपर, छोटे शहरों में मैं कल गया हुआ था फैसलाबाद, तो वहां पे 450 रुपया रेट ले रहे थे बट साहब। फिर उन्हें मेरा चेहरा देखे कि अच्छा तुसी ये गए, तो फिर उसने 400 रुपया लगा लिया। आप इससे अंदाजा करें कि किस कदर मार्जिन कमाया जा रहा है उसके ऊपर, और किसी पैरा की और किसी दूसरी फोर्स की उस पर नजर नहीं पड़ रही। लेकिन
हमें ईरान के साथ अपनी ईंधन की जरूरियात जो हैं उनको जरूर डिस्कस भी करना चाहिए। ईरान भी तैयार होगा और ईरान राजी है, भारत के अलावा पाकिस्तान में भी। अगर कतर जो है वो ईरान के तेल की फील्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है उस वक्त जब अरबियों की और ईरान की 57 थी, तो हमारे अंदर ईरान क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकता? तो इसलिए ये वक्त कल आया हुआ था और उसकी जो प्रेस रिलीज जारी हुई है पाकिस्तान की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी, वो भी मुलाहिजा कर लीजिएगा। उसमें काफी ज्यादा उम्मीदों के जो है वो गार्डन उगाए गए। बिल्कुल।